पिछले वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी के जो नोट्स थे और एक टाइमलाइन मैंने उस टाइमलाइन को फिर से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमने तोमर्स के बारे में, आनंद पाल, पृथ्वीराज चौहान ये देखा टाइमलाइन में। फिर हमने देखा था कि कैसे जो स्लेव डायनेस्टी है 1206 से लेकर 1287 तक रूल करती है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी कौन कौन से रूलर थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेजन कहाँ से हुआ। तो आप इन्वेजन आप देखो तो हुआ कब होगा, ऐसे एक अगर ब्रीफ निकालें तो पृथ्वीराज चौहान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है, यानी कि 1192 से लेकर 1206 के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा। तो उसी को हम लोग ये करेंगे, सर्च करेंगे कि कौन सा एक इन्वेडर है जो इन्वेड करके वापस इसमें अपना रूल इस्टेब्लिश करता है, उसका नाम देखेंगे और पीरियड उसका 1192 से लेकर 1206 के बीच में ही होगा। हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक भी हो, लेकिन हम उसको देखेंगे क्या है इसमें। तो इन्वेजन मेनली 3 होते हैं। जो पहला इन्वेजन जो कहते हैं हम लोग, तो पहला इन्वेजन जो देखें तो पहला मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला इन्वेजन देखने को मिलता है हमें मोहम्मद बिन कासिम का। दूसरा जो इन्वेजन हुआ तुर्की जो अभी तुर्की है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है इन्वेजन किसका, मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पे इन्वेजन किया। ये तुर्क था गजनवी। घोरी था, ये था सेकेंड टर्किश पर्सन था ये जिसने अटैक किया था, इन्वेड किया था इंडिया में। और सबका देख लेते हैं। पहला जो था फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था 1712 में इंडिया में, और उसने सिंध को जीत लिया। सिंध का जो प्रांत है, अभी सिंध प्रांत आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और ये प्रोविंस जो था, ये प्रोविंस बना उमैयद खिलाफत जो उमैयद खिलाफत था उसका एक प्रोविंस बनाया गया इसको, सिंध को। सिंध पे इसका रूल था, मोहम्मद बिन कासिम ने रूल किया 712 एडी में अटैक करके। तो ये पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ। तो पूछता है पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन किसने किया, तो मोहम्मद गजनवी ने किया। मोहम्मद गजनवी ने 1998 से 1030 एडी के बीच में किया था। इसने पूरा 17 एक्सपीडिशन लगाए थे, 17 बार इंडिया आया था अटैक करने के लिए। और इसने बहुत सारी वेल्थ को लेके गया इंडिया से। 10 से 25 में इसने फेवरेट ये हिंदू टेम्पल जो सोमनाथ टेम्पल है इसको लूटा है इसने। तो गजनवी का नाम इससे काफ़ी जोड़ा जाता है। काफ़ी जो सोमनाथ टेम्पल है फेमस हिंदू टेम्पल है, तो इसको काफ़ी बार लूटा गया। तो इसमें जो गजनवी है इसने 10 से 25 में सोमनाथ टेम्पल को इसने लूटा था। और बात करें तो ये साउथ ऑफ काठियावाड़ में यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल देखने को मिलता है। और अगेन इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया 10 से 26 एडी में, दोबारा इसने इसको ये किया। और किसके द्वारा बनवाया गया था, ये नागभट्ट द्वितीय जो थे उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था। तो ये ट्रायंगल का जो मैंने बनाया, यानी कि क्वेश्चन PYQ में है, ये SSC में एक बार पूछा गया CGL में। तो नागभट्ट द्वितीय ने सोमनाथ टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड टर्किश इन्वेजन की बात करें तो ये है आपका घोरी जी। तो मोहम्मद घोरी ने 1175 से 1206, यही मैं पीरियड बोलता था कि 1206। तो हमने कौन सा 1192 पीरियड से लेके 1206 एडी के बीच में देखा। इसी पीरियड में आपको मोहम्मद घोरी मिल जाता है, यानी कि घोरी ही था जिसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई होगी, और उसके बाद से वहाँ से पीरियड शुरू हो जाता है स्लेव डायनेस्टी का। तो मोहम्मद घोरी ने इन्वेड किया, तो ये सेकेंड टर्किश था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इन्वेजन हुआ जिसके कारण से स्लेव डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, वो कौन सा टर्किश इन्वेजन था, पहला था या दूसरा था। तो ये दूसरा इन्वेजन था जिसमें मोहम्मद घोरी ने इस पर अटैक किया था इंडिया पे। और यहीं से फाउंडेशन बैठता है मुस्लिम डोमिनेशन का इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, और इसे फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर भी कहा जा सकता है। तो 1175 से लेके 1206 एडी तक ये इन्वेजन इसका पीरियड रहता है जिसमें ये इंडिया में भी इन्वेड करता है। तो हमने देखा तीनों जो इन्वेडर्स में उनके बारे में देखा। मेनली ये नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहीं से आते थे ये लोग, जो इंडिया का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो यहाँ पे इस पार्ट से ये लोग घुसते थे इंडिया में।
तो पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। गजनवी ने कब किया? 998 से लेकर 1030 एडी में। और जो घोरी था ये सेकंड टर्किश था जिसने इंडिया पे अटैक किया। कब किया इसने? 1175 से लेकर 1206 में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसके टाइम के पीरियड में। तो टाइमलाइन से एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं, कौन किंग है उस समय। तो टाइमलाइन हमें याद रखना है। अब आते हैं हम ये था स्लेव डायनेस्टी, जब 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रूल करती है। अब देखो बेसिकली ये लोग इसी वाले रीजन्स में हैं, ये पूरा पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक था तो उस टाइम में स्लेव डायनेस्टी के टाइम में आप देखो तो इधर साउथ वार्ड में आपको एक भी एक्सपेंस नहीं दिखेगा दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि ये लोग मंगोल का जो इन्वेजन हो रहा था बार बार, तो उसको भी इन्हें काउंटर करना था। डेट्स वाई दिल्ली में ही रहते थे, स्टैब्लिश रहते थे, ताकि इजीली इस अटैक को रोक पाए। तो इधर इन्वेजन मंगोल्स का होते रहता था, तो दिल्ली में ही इनकी कैपिटल थी। मंगोल नहीं, काफ़ी और भी इन्वेजन्स होते रहते थे, तो इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना के रखा था। अब देखते हैं पहला रूलर रीजन्स क्या थे जो टर्किश इंडिया में सक्सेसफुल हुए, ये भी जानना जरूरी है। जो राजपूत थे, राजपूतों में धीरे धीरे यूनिटी कम हो गई थी, दे लैक द यूनिटी, और इनके बीच में अब राइवलरी शुरू हो गई थी, आपस में लड़ने लगे थे राजपूत से। और कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि हर रूलर अपने हिसाब से रूल कर रहा था, जो भी राजपूत से। तो इसमें भी आपको डिफरेंट राजपूत मिलेंगे और रूलर्स मिलेंगे, उनके छोटे छोटे किंगडम्स हैं। तो काफ़ी किंगडम जो था स्मॉल हो चुका था, स्कैटर्ड हो चुका था। और जो टर्किश थे काफ़ी बेटर ऑर्गेनाइज थे, उनका जो क्या बोलते हैं जो मिलिट्री सिस्टम भी था काफ़ी ऑर्गेनाइज था। और ये था कि इनके अंदर कोई भी म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं था राजपूत में। राजपूत अपने में ये लोग एक ईगो में थे, अलग ईगो में रह रहे थे। तो इसका फ़ायदा उठाया टर्किश जो भी रूलर्स थे, और इन्होंने अटैक किया। मोहम्मद घोरी ने जो कॉन्क्वेस्ट किया, मोहम्मद घोरी ने जब किया, और इसने दिस बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन द इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। और इस पीरियड को आप डिवाइड कर सकते हो 5 डिस्टिंक्ट पीरियड में। एक तो है स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290, फिर हमने खिलजी डायनेस्टी को देखा 1290 से 1320, फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से 51, फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। इसको एक टर्म है SKTSL, इसे याद रख सकते हैं, इसे याद रहेगा, बार बार आप पढ़ोगे तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर हैं? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आता है इल्तुतमिश, देन आफ्टर रकुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह, बहरम शाह के बाद मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बलबन, कैकाबर। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ऐबक के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, और बलबन के बारे में। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट वाला जो रूलर है कैकाबाद के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी में हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी में पहले 1206 से 1290, तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे इस्टेब्लिश हुआ? घोरी ने अटैक किया है, घोरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की उसने, और इसने यहाँ पे इन्वेड करके अपना सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, दिल्ली सल्तनत को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? स्लेव था, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। जितने भी इसमें रूलर्स हुए अधिकतर वो स्लेव ही हुए। इसको किसने परचेज किया था? ही वॉज परचेज बाई द मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने इसे परचेज किया था और लेटर मेड हिम गवर्नर। तो वही हम बातें कर रहे थे जो NCERT वाली नोट्स में, कि क्या था कि ये लोग जो भी स्लेव्स थे उनको गवर्नर अपॉइंट कर देते थे। जो बाद में इसको अपोज किसने किया? तौरीख ने अपोज किया कि जो आप लोग बॉर्न या लो कास्ट के जो लोग हैं उनको आप ऐसे हाई पोजीशन से, हाई ऑफिशियल पोजीशन वगैरह पर एस्टैब्लिश कर रहे हो, देन यू आर इनकैपेबल, आपके पास कोई पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है। तो जैसे ही घोरी मरता है तो ऐबक क्या होता है? ये बन जाता है मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, और ये फाउंड करता है स्लेव डायनेस्टी, और ये फाउंड करता है स्लेव डायनेस्टी। पहले ये क्या होता है? पहले ये तो गवर्नर बना, ये जो मोहम्मद घोरी है इसको बनाता है कि आप गवर्नर रहो। लेटर जब मोहम्मद घोरी मर जाता है तब ये
स्लेव डायनेस्टी 1206 में स्टैब्लिश करता है और वो काफ़ी जेनरस था, इसीलिए उसको नाम रखा गया लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख्स। तो लाख बख्श मतलब वो काफ़ी दानी था, जेनरस था, डेट्स वाई उसका नाम लाख बख्श रखा गया। 1210 में चौगान खेलते हुए, चौगान से पोलो भी कहा जाता है, वो खेलते हुए वो मर गया। तो ये था, पूछा जाता है ये भी कि कौन सा गेम खेल रहा था, तो चौगान खेलते हुए मर गया। उसने 2 मुस्लिम मॉस्क इस्टेब्लिश किए, कुत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का भी इस्टेब्लिशमेंट उसने किया। और उनका एक सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये याद रखना है नाम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे इसने ये फेमस कुतुब मीनार को इस्टेब्लिश किया। और 2 मॉस्क, कुतुब उल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसने इस्टेब्लिश किया। और कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और कुतुब मीनार को। ऐबक वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज द राइटर्स लाइक हसन उल निज़ामी थे, ठीक है। ये इन्होंने ताजुल उल मसीर इसको लिखा। फखरुद्दीन है, ये ऑथर था तारीख मुबारक शाही। तो इसको याद करने का तरीका मैंने रखा है फ़क्र से मुबारक, मतलब आप मुबारक कब दोगे, जब फ़क्र होगा किसी चीज़ों पे। तो वही फखरुद्दीन, तो फ़क्र से फखरुद्दीन, जब आपको फ़क्र होगा तभी आप मुबारक दोगे, तो तारीख मुबारक शाही। इस तरह से आप बुक्स का नाम याद रख सकते हो। काफ़ी सिमिलर नेम है, तारीख है, तो याद करने में मुश्किल होती है, तो निमोनिक्स बना के हम याद कर सकते हैं। तो फ़क्र से मुबारक, तो फ़क्र से मुबारक फखरुद्दीन, तो जो पैट्रोनाइज किया था हसन उल निज़ामी, ये नाम याद रख सकते हैं। ताजुल उल मसीर, तो पर्टिकुलर ये ताजुल उल मसीर, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे हमने देख लिया तारीख मुबारक शाही के बारे में। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इन्हें गिवर ऑफ लाख कहा जाता था। 1206 से 1210, काफ़ी कम पीरियड, 4 साल के पीरियड तक इसने रूल किया। अब इसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश। इसने रूल किया 1211 से लेके 1236 तक। इसने टाइटल लिया आमिर उल मोमिनी। आमिर उल मोमिनी ये मुस्लिम वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। आमिर उल मोमिनी ये रूल करना शुरू किया। ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए हम इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, अधिकतर जो रूलर्स थे वो स्लेव ही थे। इसने कब ऑक्यूपाई किया, तो 1210 में मरता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1211 में ये स्टैब्लिश होता है दिल्ली में। किसको डिपोज करके, आराम बख्श को डिपोज करके, डिपोजिंग आराम बख्श, क्योंकि इसके बाद आराम बख्श भी आता है, तो उसको हटाकर ये अपने आप को स्टैब्लिश करता है इल्तुतमिश। तो ये याद रखना, किसको हटाता है, ये आराम बख्श को हटाता है, क्योंकि ठीक उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आराम बख्श भी बैठता है गद्दी पे। तो आराम बख्श को हटाकर इल्तुतमिश अपने आप को स्टैब्लिश करता है दिल्ली सल्तनत में। He was a very capable ruler and regarded as the real founder of दिल्ली सल्तनत। अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत को, तो उसकी बोला जाता है इल्तुतमिश। और फाउंडर अगर पूछा जाए देन कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली को, he made the दिल्ली कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें छूट गया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं बनाया था, इसमें आप देख लो कहीं भी नहीं लिखा कि कैपिटल बनाया था। उसने अभी भी लाहौर को ही अपना कैपिटल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि उसे अभी भी डर था जो मंगोल का जो इन्वेजन था। तो अपना जो इसने इनका जो कैपिटल था उसने लाहौर ही रखा था। लेकिन जो इल्तुतमिश है उसने क्या चेंज किया और लाहौर से इसने दिल्ली को अपने कैपिटल बनाया। और इसने दिल्ली सल्तनत को जो चंगेज खां है, चंगेज खां के रहते से बचाया, क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन हो रहे थे इस पीरियड में। तो दिल्ली को, ये एक मंगोल लीडर था और एक बंदा था ख्वाजरीम शाह। ख्वाजरीम शाह को कौन चेंज कर रहा था, चंगेज खां चेंज कर रहा था। तो चंगेज खां इसको पकड़ने था, तो इसने जब ख्वाजरीम शाह दिल्ली में आया तो इसने सल्टर मांगा इससे, इल्तुतमिश से, तो इसने मना कर दिया। तो इस तरह से वो जो मंगोल इन्वेजन के जो था उसको रोक पाया, चंगेज खां के रैत को। रैत मतलब जो प्लंडर करता उसी को रैत कर रहे। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन इसने स्टैब्लिश किया जिसे टांका बोलते हैं। तो ये भी पूछा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है,
और इसे सहस्रगानी भी बोलते हैं, सिल्वर कॉइन को सहस्रगानी बोलते हैं। फिर इसने कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया जिसे जीतल कहा जाता है, और उसने ऑर्गेनाइज किया इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अभी। इक्ता सिस्टम क्या था, उसको कंट्रोल करने वाले को क्या बोलते हैं, मुक्तीज बोलते हैं। इनहेरिटेबल नहीं है ये, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो भी आपको लैंड दिया जाएगा वहीं से आप रेवेन्यू करोगे और उसी को फिर आप धीरे धीरे आप वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके सैलरीज के थ्रू में अपने सैनिकों को दे सकते हो, आप खुद रख सकते हो। तो यहाँ से इक्ता सिस्टम हमने देखा था। और इट इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूट। इसने क्या किया, रिफॉर्म्स लाया सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन था और आर्मी में, ठीक है। और नाउ अब ये सेंट्रली पेड होते थे और रिक्रूटेड होते थे। He set up an official nobility of slaves known as the चहलगानी चलीसा ग्रुप ऑफ 40। तो स्लेवरी जो था काफ़ी प्रोमिनेंट था इस टाइम में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में। तो आप खिलजी के टाइम में भी देखोगे वहाँ पे भी एक स्लेव था, काफ़ी जगहों पर अटैक किया उसने। तो ये ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स जो चहलगानी चलीसा ग्रुप ऑफ 40s, ये एक नोबिलिटी होती है, स्लेव्स की नोबिलिटी बनाई जाती है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसके ऑनर में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उनके थी में। और कुतुब मीनार स्टार्ट किया गया था ऐबक के द्वारा और इसने कंप्लीट किया। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि वजीर ऑफ इल्तुतमिश कौन था, इसका नाम था जुनैदी। ही पैट्रोनाइज द मिनहाज सिराज द ऑथर ऑफ ताबीकी नसीरी। और इसने पैट्रोनाइज किया मिनहाज सिराज को जो ऑथर था ताबीकी नसीरी। इन 1225 में इल्तुतमिश डिफीटेड द हिसामुद्दीन अवाज इन तेलियागढ़ एंड अनेक्स द बिहार शरीफ। तो ये बीपीएससी से रिलेटेड पॉइंट है कि बिहार से रिलेटेड, इसलिए मैं इसमें ऐड किया है कि 1225 में इल्तुतमिश ने डिफीट किया था किसको, हिसामुद्दीन अवाज, ठीक है। ये तेलियागढ़ एक जगह है, इन तेलियागढ़ में वहाँ पे उसने हराया और वहाँ से अनेक्स कर लिया बिहार शरीफ को। तो बिहार शरीफ के आसपास का एरिया जो है वहाँ पे आपको तेलियागढ़ मिलेगा। तो तेलियागढ़ में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन अवाज को हराया और बिहार शरीफ को अनेक्स किया था 1225 में। वजीर ऑफ इल्तुतमिश कौन था, जुनैदी। तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा इसने इसका काम सिस्टम ख़त्म किया, जो कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट किया इसने। फिर हमने देखा कि इसने इक्ता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, इंट्रोड्यूस किया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। ग्रुप ऑफ चलीसा इसको उसने सेटअप किया। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब आते हैं रकनुद्दीन। 1236 में ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश, वो बेटा था इल्तुतमिश का। एंड क्राउन्ड बाई हर मदर शाह तुर्कान जो इसकी माँ थी, उसने इसे स्टैब्लिश किया। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश ही वॉज डिपोज्ड बाई रजिया। लेकिन रजिया जो थी वो उनकी बेटी थी, उसने अपने ही भाई को हटा दिया गद्दी से। एंड चूंकि वो कैपिटल के बाहर था, कोई एक रिवेलियन चल रहा था अवध में अगेंस्ट हिम, तो इसलिए वो बाहर था। तो रजिया क्या की, यहाँ पे बैठ गई। ऐसे इल्तुतमिश ने जो लीगल हेयर नॉमिनेट किया था वो रजिया को ही किया था। रजिया ही लेजिटिमेट रूलर थी, लेकिन जो उसका बेटा था वो अभी छोटा था। डिस्पाइट उसकी माँ शाह तुर्कान रजिया के भी माँ थी, उसने उसके बेटे को उसने रकनुद्दीन को स्टैब्लिश किया 1236 में। तो रजिया सुल्तान उसको 1236 में हटा के खुद गद्दी पे बैठती है। और जब ये बैठती है तो नोबल्स जो होते हैं वो काफ़ी इससे खुश नहीं होते हैं। और ये कोई कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी ये गद्दी पे बैठती है। 1236 से 1240 ये भी करीब 4 साल तक ही शासन कर पाती है, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी 4 साल किया था। और नया सूबेदार जो इल्तुतमिश एस्टैब्लिश करता है उसका नाम था मलिक जानी। तो मलिक जानी नाम याद रखना है। तो इल्तुतमिश ने ये नया गवर्नर एस्टैब्लिश किया था बिहार का, न्यू सूबेदार ऑफ बिहार। तब ये पीरियड देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने देखा इल्तुतमिश ने किसको डिपोज किया, तो आराम बख्श को। फिर लेटर ऑन हम देखते हैं इल्तुतमिश के बाद आता है रकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान। तो अब रजिया सुल्तान के बारे में आगे पढ़ते हैं हम इसमें।
शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो वो पहली ऐसी मुस्लिम लेडी है इन इंडिया जिसने रूल किया। ठीक है, who ever ruled in India. She was popular among the people but was not acceptable to nobles. मैंने पहले ही बताया था, जो भी theologians थे, जो religious people थे, वो कभी भी इसको कंसीडर नहीं करते हैं एज ए legitimate ruler. She further offended the nobles by her preference for an Abyssinian slave याकूत। तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि जो ये लोग स्लेव्स रखते हैं, जैसे कि जो मेल पर्सन है, जो भी सुल्तान्स थे उनके स्लेव थे, तो अब इसने बोला कि मैं भी एक स्लेव रखूँगी। इसने एक स्लेव रखा, एबिसियन स्लेव था याकूत। याकूत एक बंदा था, इन्होंने इसने एबिसियन स्लेव था, इसको अपना स्लेव बनाती है और इससे नोबल्स इससे खुश नहीं होते और ऑफेंड हो जाते हैं। सून आफ्टर हर सेशन, तो गवर्नर, तो फेमिनिज्म आपको पीक पे देखने होगी। फेमिनिज्म का मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोमिनेंट फिगर है तो रजिया सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के टाइम में। कि उस टाइम में रूल करना, यहाँ तक कि अपना एक स्लेव रखना, मेल स्लेव, और कितना बड़ा तमाचा होगा नोबल्स के गाल पे कि उस टाइम में उतना ऊपर उठती है, उसके वो उतनी नॉलेजेबल होती है तभी उस ये सब चीज़ें करती हैं। तो ये देखना है। और फिर देखते हैं सून आफ्टर हर सेशन द गवर्नर्स ऑफ मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। अब देखो, एक लड़की बनती है वहाँ पे रूलर और सारे जो गवर्नर्स हैं वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर, तो ये जो जितने भी रूलर्स हैं ये यहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई ये कैसे बन सकती है। ठीक है, बदायूं, हांसी, लाहौर। और एक सीरीज ऑफ रिवेलियन होता है भटिंडा में। ठीक है, अल्तुनिया करके गवर्नर है, अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा। वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है सुजर्निटी ऑफ रजिया। बोलता है कि जो रजिया का सुजर्निटी है उसके अधीन हम नहीं रहेंगे। अल्तुनिया, रजिया क्या करती है, याकूत के साथ मार्च करती है अल्तुनिया के खिलाफ। लेकिन अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया मर्डर कर देता है याकूत को मार देता है और इम्प्रिजन कर देता है रजिया को। बाद में रजिया क्या करती है, वो अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती है और दोनों मार्च करते हैं दिल्ली में कि वहाँ पे हम लोग चल के शासन करेंगे। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट होता है, उसे कैथल जो हरियाणा है वहीं पे इसको असैसिनेट कर दिया जाता है 1240 AD में। तो कैथल अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं कैथल में, न्यूज़ में भी हमने सुना है। तो ये था रजिया सुल्तान का। काफ़ी एक मतलब मुझे लगता है कि हिस्ट्री में इसके बारे में और लिखने चाहिए, रजिया सुल्तान के बारे में। उस टाइम में, उस पीरियड में जब नोबल्स थे, जो थियोलॉजियंस थे, उस पीरियड में वहाँ पे रूल करना, यहाँ तक कि अपना एक स्लेव रखना, जो अधिकार पुरुषों को था, उसने खुद ये सब किया। खुद मार्च की, रूल की, 4 साल का भी रूल था, लेकिन काफ़ी अच्छा इसने रूल किया और लड़ी भी बहुत सारे लोगों से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे रजिया सुल्तान देखने को मिलता है। तो रजिया सुल्तान को देखिए, तो रजिया सुल्तान ये है, ये एक बस डिपिक्शन के लिए है। और ये रहे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक मिनट, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद फिर आप आराम बख्श को डिपोज करके फिर ये आ गया आपका रजिया सुल्तान। ये है बलबन। ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर हमें याद रखने हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे, किसको देख लिया, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा, फिर हमने देखा इल्तुतमिश का जो बेटा है रकनुद्दीन। फिर रकनुद्दीन के बाद कैसे उसे डिपोज करके रजिया बनती है। फिर याकूत के बारे में, अल्तुनिया के बारे में, कैथल में इनका मरना, और ये पूरा रजिया सुल्तान का ख़त्म होता है। रजिया सुल्तान के बाद जब रजिया सुल्तान मर जाती है तो अगला बहरम शाह, ये तीसरा बेटा था किसका, एक मिनट, ये तीसरा बेटा था। तो अब हम देखते हैं बहरम शाह रजिया के बाद। रजिया 1240 में कैथल में मारी जाती है। तो
तो अब आता है बहरमसा। बहरमसा तीसरा बेटा होता है इल्तुतमिश का। एक तो रकनुद्दीन था, रकनुद्दीन को उसकी माँ जो थी, माँ का नाम क्या था, माँ का नाम था शाह तुर्कान, जो रजिया की माँ थी, और रकनुद्दीन को इस्टेब्लिश किया था उसने। बहरमसा जो था तीसरा बेटा था ये। और इसको जो चलीसा थे, अब चलीसा ये हो जाते हैं एक्टिव कि ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी लेडी आके बन जाए और पूरे सोशल ऑर्डर को तोड़ दे, तो ये लोग अब एक्टिव हो जाते हैं। तो चलीसा किसने इस्टेब्लिश किया है, तो इल्तुतमिश ने इसे इस्टेब्लिश किया है, चहलगानी। तो ये लोग अब एक्टिव हो जाते हैं। और ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज ए डिज्योर रूलर, ठीक है, उसे एक डिज्योर रूलर की तरह इस्टेब्लिश किया गया। वाइल द नाइबे मामलाकत द रीजेंट वाज द डिफेक्टिव रूलर। तो डिज्योर, ज्योर मतलब बस लीगली है ये, लेकिन जो मेन रूलर था, रीजेंट जो था, और नाइबे मामलाकत था, वो एक डिफेक्टिव रूलर था। बहरमसा लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू assert his authority once on the throne। और ये फेल्ड अटेम्प्ट धीरे धीरे इसकी भी रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। तो बस याद रखना है कि 2 साल तक के लिए ये स्टैब्लिश होता है। फिर आता है मसूद शाह। मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक ये स्टैब्लिश होता है। ही वॉज द सन ऑफ रकनुद्दीन, ये रकनुद्दीन का बेटा है, जो पहले रजिया के पहले जो स्टैब्लिश हुआ था उसी का बेटा है मसूद शाह। ये भी 1242 से लेकर 46 तक रहता है यहाँ पे। He was the son of रकनुद्दीन, ठीक है, सन ऑफ रकनुद्दीन, बट वाज डिपोज्ड आफ्टर द बलबन। और डिपोज्ड आफ्टर द बलबन के बाद इसे भी डिपोज कर दिया जाता है। एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद मदर मलिकाए जहां कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड एस्टैब्लिश द नसीरुद्दीन मोहम्मद एज द न्यू सुल्तान। अब आता है बलबन। बलबन एक बैकग्राउंड में काम करता है, रकनुद्दीन को तो हटा देता है ये। और नसीरुद्दीन मोहम्मद की जो माँ है मालिक जहां, ये कंस्पायर करती है मसूद शाह के अगेंस्ट, और नसीरुद्दीन मोहम्मद को इस्टेब्लिश कर देती है एज अ न्यू सुल्तान, ठीक है। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में बात करें, ये कौन है, तो ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश। ये भी बेटा है किसका, इल्तुतमिश का बेटा। ये रकनुद्दीन के साथ बेटा, इल्तुतमिश का बेटा रकनुद्दीन का बेटा मसूद शाह। लेकिन नसीरुद्दीन भी बेटा था इल्तुतमिश का ही, यंगेस्ट होगा। और इसने मसूद शाह को हटाने के बाद ये बनता है, नसीरुद्दीन शाह को उसकी माँ बना देती है, राजा बना देती है। एंड नोन एज अ दारवेसी किंग, इसे दारवेसी किंग भी कहा जाता है। पूछा जाता है ये कौन दारवेसी किंग था, तो ये दारवेसी किंग कहा जाता है नसीरुद्दीन को। ही वॉज अ वेरी पायस एंड द नोबल। ही डाइड, वो कब मरता है, 1266 में वो मर जाता है। उसने बनाया था, ही बिल्ड द सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी एक जगह है, उसने ये बनाया था। और ये दारवेसी किंग मतलब वेरी पायस था, नोबल था वो, और 1266 में उसकी मौत हो जाती है। 1266 में मरने के बाद उसके बाद से आता है घियासुद्दीन तुगलक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, घियासुद्दीन तुगलक। बलबन, तो बलबन हमने देखा था पिक्चर में, कौन सा है बलबन, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये रहा बलबन। अब बलबन एक रोल प्ले में आ जाता है। बलबन की बात करें तो 1266 से लेकर 1287 तक ये रूल करता है। इसे कहा जाता है हेल्पर ऑफ खलीफा, ठीक है। इसने मदद भी की। नसीरुद्दीन मोहम्मद जब बना तो रकनुद्दीन को डिपोज करने में बलबन का यहाँ था। घियासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक ये रूल करता है। 1266 में ये थ्रोन पे बैठता है। और इसने जो चलीसा है, चलीसा अब क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। जब तक आप देखो कि रजिया सुल्तान धीरे धीरे जब ये होने लगती है, पावर उसका बढ़ने लगता है, तो चलीसा को डर होता है कि कहीं जाके हमारी रेलेवेंसी ना ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो अब देखते भी हो कि धीरे धीरे वो लोग इसको इस्टेब्लिश करते हैं, बहरमसा को इस्टेब्लिश करवाते हैं, ठीक है, बहरमसा को इस्टेब्लिश कराते हैं। और फिर आगे जाके फिर धीरे धीरे मसूद शाह जो इसकी माँ थी, वो कंस्पायर करके मालिक जहाँ करती है। नसीरुद्दीन के बाद ये आता है, तो चलीसा के पावर को सबसे पहले ब्रेक करता है। उसे मालूम था कि पहले हमें चलीसा को ख़त्म करना होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरवीन करता है जो भी रूल है राजा के रूल में। तो पहले ये इन्हें हटाता है घियासुद्दीन बलबन। ही ब्रोक द पावर ऑफ चलीसा एंड रिस्टोर्स द प्रेस्टीज टू द क्राउन, और जो क्राउन का प्रेस्टीज है उसको स्टैब्लिश करता है। इट वॉज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ही कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म द बलबन अपॉइंटेड द स्पाइस, और इसने क्या किया, स्पाइस भी इसने अपॉइंट किया, ही अपॉइंटेड द स्पाइस।
He created a strong centralized army to deal with the internal disturbance and check the Mongols who were the posing a serious danger to the दिल्ली सल्तनत। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे थे मंगोल्स थे जो हमेशा दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आपको दिखेगा कि इनका इन्वेजन दिखने को मिलता है मंगोल्स का। फिर ही स्टैब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं दीवाने अर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम ये पूछता है कि दीवाने अर्ज किसने स्टैब्लिश किया था। तो दीवाने अर्ज वाज स्टैब्लिश बाई एक मिनट, अरे यार दीवान, एक मिनट, ठीक है, दीवाने अर्ज, ठीक है। द पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस द बल्बन conception of the kingship. He took up the title of जिले इलाही साइड ऑफ गॉड। और जो पर्शियन कोर्ट का मॉडल था वहाँ से इसने लिया ये किंगशिप, जो राजा को कैसे रूल करना चाहिए। एंड ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिले इलाही साइड ऑफ गॉड। ये जो राजा है वो किसका, भगवान का साया है, वो भगवान का एक सैडो है। ही इंट्रोड्यूस द सजदा एंड पैबोस, मतलब कि प्रोस्टेशन बिफोर द मोनार्क। पैबोस मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क एज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशंस। तो सजदा और पैबोस करना। ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूताना, और जो मेवाती राजपूताना था उसको ब्रिगेड को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया इसने दोआब रीजन में, और वहाँ के फॉरेस्टर्स को कट करके वहाँ पे फोर्ट बनाए गए। इन हिज लास्ट डे ही ओवरलुक द सुल्तान अफेयर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड द मोस्ट लविंग सन मोहम्मद एंड द रिबेलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड द मोस्ट लव्ड स्लेव तुगरील। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तुगरील कौन था। तो तुगरील इसका एक स्लेव था, ठीक है। इसका जो एल्डेस्ट और मोस्ट लविंग सन था जिसका नाम था मोहम्मद, ठीक है, वो रिबेलियन में गया था, वहाँ पे वो मारा गया, और इसका जो स्लेव था तुगरील वो भी मारा गया। मोहम्मद डाइड द फाइटिंग विद द मंगोल्स इन 1285 व्हाइल तुगरील वाज द कैप्चर्ड एंड बिहेडेड। तो तुगरील जो था वो कैप्चर किया गया, बिहेड कर दिया गया मंगोल से जब ये लड़ने गए थे दोनों। तो मोहम्मद जो था उनका बेटा था, और तुगरील जो था स्लेव था जिसे मंगोलियंस ने मार दिया 1285 में। तुगरील जो था सूबेदार भी था बिहार का। तो पूछा जा सकता है कि उसके टाइम पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में, बलबन के टाइम पीरियड में तुगरील कौन था। ये सूबेदार था बिहार का। कैकाबाद की बात करें तो 87 से 90 के बीच में रहा। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन, और जो थ्रोन पे बैठा, ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ बलबन वाज सीटेड ऑन द थ्रोन बाय द फखरुद्दीन द कोतवाल ऑफ दिल्ली। तो कोतवाल ऑफ दिल्ली ने इसे थ्रोन पे बैठाया कैकाबाद ने। ही एज्यूम द हाई, चल क्यों नहीं रहा ये, वेट